अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। हमने बोहर का मॉडल पढ़ा जिसमें हमने पूरे बोहर के जो कॉन्सेप्ट थे उन सबको हमने कवर किया, लेकिन बोहर का मॉडल लिमिट हो गया और उसकी लिमिटेशंस क्या थी वो आज हम पढ़ेंगे। तो दी प्रोटॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ शुएब पावर। तो आज हम लिमिटेशन को पढ़ते हैं कि बोहर के मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। तो बोहर का जो मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पर एप्लीकेबल था, या फिर ऐसे एटम्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उन पर ये मुश्तमिल था। तो ऐसा हमारे पास कोई एटम है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो सिवाय हाइड्रोजन के। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन पर, और उन एटम्स पर, उन स्पीशीज पर जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। फर्ज करें हम इसके मॉडल को लिथियम पर अप्लाई करें तो लिथियम पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर मुश्तमिल है। अगर हम लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालें फिर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, फिर हम उसके ऊपर बोहर का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। हम उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, हम उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न था इसके लिमिट होने का, जो पहली पॉइंट थी वो ये थी कि इसका मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर एप्लीकेबल था। दी बोहर्स मॉडल was only applicable on single electron species like हाइड्रोजन की तरह सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पर मुश्तमिल था। अगर हम लिथियम पर इसे अप्लाई करें तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, इसको Li++ कर दें तो इस पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम बेरिलियम लें और इसके ऊपर अप्लाई करें तो लिथियम का बोहर का मॉडल इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालें, Be+++ कर दें तो फिर इस पर एप्लीकेबल होगा। तो बोहर के मॉडल के फेल होने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था, उन पर अप्लाई होता था जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो दूसरी इसकी जो फेल होने की वजह है वो ये थी कि बोहर ने हमें कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ होते हैं एटम के अंदर जिनको हम शेल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनमें ही रिवॉल्व करता है। लेकिन जब आगे चलकर श्रोडिंगर ने हमें वेव इक्वेशन दी तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मोशन करता है, लेकिन बोहर के मॉडल ने हमें ये नहीं बताया था। बोहर ने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉन गोल जो है दायरे में रिवॉल्व करता है, उस गोल दायरे को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जब श्रोडिंगर आया, इसके बाद श्रोडिंगर आया, तो श्रोडिंगर ने हमें बताया कि शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं और उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और उन ऑर्बिटल की अलग अलग ओरिएंटेशन होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये चीज़ें हमें बोहर ने नहीं बताई, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके दूसरे रीजन पर हम चलते हैं, दूसरी लिमिटेशन पर चलते हैं। दी बोहर्स मॉडल could not define the 3D motion, या फिर ठीक है, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशन में मोशन इसने आगे चीजें नहीं बता पाया। तो इसके लिमिट होने के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, वार्नर हेजनबर्ग ने
अपना एक प्रिंसिपल दिया। तो अब हम उन पर चलते हैं। तो एक छोटी सी हमारे पास थ्योरी है जो मैक्स प्लांक ने हमें सजेस्ट की थी, तो उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अब हम मैक्स प्लांक की थ्योरी को पढ़ते हैं जो हमारे पास क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो हमारे पास है मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। हमारे पास एक मैक्स प्लांक के नाम से एक साइंटिस्ट था, उन्होंने हमें एक थ्योरी दी जिसको क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में मैक्स प्लांक ने हमें यह बताया कि ये जो लाइट होती है, किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है, फर्ज करें सूरज से लाइट आ रही है, ठीक है, या कोई भी सोर्स हो लाइट का, तो लाइट जो ट्रेवल करती है वो छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनमें वो ट्रेवल करती है और उन छोटे छोटे बंडल्स को, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को जो लाइट के होते हैं उनको हम क्वांटास बोलते हैं या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? द लाइट travels in form of small energy bundles and are packets. Those small bundles of energy are called photons or quantas. उनको photons कहा जाता है या फिर उनको क्वांटास कहा जाता है। सॉरी काला गई थी। तो उन छोटे छोटे बंडल्स को फोटॉन या फिर क्वांटास कहा जाता है। क्वांटान्स नहीं, क्वांटास कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो क्वांटास होते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स लाइट के, वो हमें नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि बंडल्स बोल रहा है या पैकेट्स बोल रहा है, ठीक है। तो लाजमी है, कोई बंडल होता है, कोई पैकेट होता है तो हमें नजर आता है ना, लेकिन ये लाइट के छोटे छोटे बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं, हमें नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत ही तेज होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रही। उनकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और क्वांटास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी। और अगर हम यहाँ पर इस साइन को हटा दें तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई ना कोई प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एच में लिखेंगे और ये जो H है हमारे पास, ये हमारे पास प्लांक का कांस्टेंट है। E हमारे पास एनर्जी है और H हमारे पास क्या है, प्लांक का कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारे पास होता है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल्स। उसके बाद ये न्यू हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको ऐसे लिखें E इज इक्वल टू एच एफ फिर भी ठीक है, क्योंकि एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास मैक्स प्लांक ने हमें इस थ्योरी से ये पहला पास्टुलेट बताया। दूसरा इसका पास्टुलेट ये है इस थ्योरी का कि जो लाइट है उसकी डुअल नेचर है, लाइट की डुअल नेचर है। लाइट वेव के नेचर में भी होती है, लाइट पार्टिकल के नेचर में भी होती है। किसने कहा? मैक्स प्लांक की थ्योरी ने कहा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइट की डुअल नेचर होती है। कौन सी? एक वेव, दूसरी पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ रही है? तो इसने कहा, इस थ्योरी ने कहा कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो वो वेव के फॉर्म में होती है,
लाइट अगर ट्रेवल कर रही होती है तो वो वेव के फॉर्म में होती है। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर हिट करेगी तो वो पार्टिकल की नेचर शो करती है। बात समझ में आ रही है? मैं लिखकर आपको समझाता हूँ। द लाइट हैज डुअल नेचर, द लाइट हैज डुअल नेचर, यहाँ पर द फोटॉन्स है डुअल नेचर, वेव नेचर as well as particle nature, as well as particle nature। लाइट के पास हमारे पास लाइट के पास जो है वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। लाइट जब ट्रेवल कर रही होती है तो कौन सी नेचर शो करती है? वेव नेचर। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हिट करती है तो वो कौन सी नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर शो करती है। दी लाइट शोज वेव नेचर, व्हेन इट्स इन मोशन, जब वो मोशन में होती है तो वेव नेचर शो करती है। एंड इट शोज पार्टिकल नेचर, when it hits an object, when it hits an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हिट करती है तो वो कौन सी नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर। जब वो मोशन में होती है तो कौन सी नेचर शो करती है? वेव नेचर। मतलब लाइट की कौन सी नेचर होती है? फोटॉन्स की कौन सी नेचर होती है? क्वांटास की कौन सी नेचर होती है? डुअल नेचर, एक वेव नेचर, दूसरी पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात ये है कि पार्टिकल के पास तो मास होना चाहिए। अगर लाइट पार्टिकल है तो उसका मास होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि जब फोटॉन्स रेस्ट में होते हैं, फोटॉन्स बिल्कुल रेस्ट में है तो उनका मास 0 होता है। जब फोटॉन्स रेस्ट में होते हैं तो उनका मास 0 होता है। जब फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं तो उनका मास उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ जाता है। बात समझ में आती? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0। जब वो रेस्ट में होते हैं तो उनका जो मास होता है वो 0 होता है। बट when they are in motion, when they are in motion, they have mass due to their kinetic energy, due to their kinetic एनर्जी। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अगर उनके पास वेलोसिटी है और मास जो है उनका काइनेटिक एनर्जी की वजह से आ जाता है, तब वो कौन सी नेचर शो करते हैं? पार्टिकल नेचर शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी जो आपको मैंने समझाई। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। बहुत ही आसान चीजें हैं, इतनी हार्ड नहीं है। तो अब हमारे पास है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg's uncertainty principle। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो वर्नर हाइजेनबर्ग ने हमें एक प्रिंसिपल दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जो मूव कर रहा हो, जो मोशन में हो, तो उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम एक्यूरेट, बोथ यानी मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक्यूरेट मालूम करना इम्पॉसिबल है।
एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मूव कर रहा होता है, तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन हम दोनों एक्यूरेट हासिल नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन एक्यूरेट हासिल करेंगे तो उसके मोमेंटम में ज़रूर एरर आएगा। अगर हम मोमेंटम एक्यूरेट हासिल करते हैं तो उसकी पोजीशन में ज़रूर एरर आएगा। ये हमें किसने बताया? ये हमें वार्नर हेज़नबर्ग ने बताया, ठीक है। जबकि हमारे पास जो बोर का मॉडल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते थे, लेकिन हेज़नबर्ग ने हमें ये कहा कि ये ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा होता है, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम दोनों हम एक्यूरेट हासिल नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ बोहर के मॉडल की एक लिमिटेशन है जो हेज़नबर्ग ने आगे चलकर डिफाइन की। तो इसने कहा इट्स इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to determine position and momentum of a moving object simultaneously, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम हम एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन एक्यूरेट मालूम कर लेंगे तो उसके मोमेंटम में जरूर एरर आएगा, ठीक है। अगर मोमेंटम हम एक्यूरेट फाइंड करेंगे तो पोजीशन में जरूर एरर आएगा। मैथमेटिकली इसने कहा डेल्टा एक्स मींस चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम is equal to or greater than h/4 pi। ये उसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारे पास एरर इन पोजीशन है, ऐसे समझिए आप, ये एरर इन पोजीशन है, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, और वो दोनों जो है क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 pi। h हमारे पास क्या होता है, प्लैंक का कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें तो डेल्टा x इंटू डेल्टा m इंटू v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 pi लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पर पोजीशन पूछता है, ठीक है, आप पोजीशन बताएं, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा x और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इज इक्वल टू h/4 इंटू पाई का वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमें ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन है, इनमें अगर अनसर्टेनिटी हमारे पास 0 मिलेगी तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मोमेंटम है, इसकी जो हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंफिनिटी तक, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, वाइस वर्सा है। ये क्या है हमारे पास, वाइस वर्सा है। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पर ये जो मास है इसको मालूम करना चाहेंगे तो हम इसको बाहर ले आएंगे, वेलोसिटी बाहर ले आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं जो हेज़नबर्ग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। और आप ये बात याद रखें, ये हमारे पास जो पोजीशन है और ये हमारे पास मोमेंटम है, ये दोनों आपस में क्या है, वाइस वर्सा है। बात समझ में आ रही है? अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, वाइस वर्सा है। तो ये हमारे पास हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत है नहीं, आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, डी ब्रोगली का हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं कि डी ब्रोगली ने हमें क्या बोला। तो बात करते हैं डी ब्रोगली की। इसका नाम ऐसा है, बहुत लोग इसे डी ब्रोगली बुलाते हैं और बहुत लोग इसे जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं वो डी ब्राय बोलते हैं, लेकिन गलत नहीं है, मैं इसे मजाक में बोल रहा हूँ। डी ब्राय भी इसे बोला जाता है और डी ब्रोगली भी इसे बोला जाता है, ठीक है।
तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। डी ब्रोगली वाज a French physicist. In 1924, he gave hypothesis. 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिसका बचपन से ही नाम था डी ब्रोगली, नाम तो बचपन से ही होता है, उसने हमें एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने हमें कहा कि जैसे आपने पढ़ा कि जो फोटॉन्स होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, जो लाइट होती है, उनकी आपने कहा कि डुअल नेचर होती है। हमने कहा बिल्कुल कहा। तो इसने कहा कि जो मैटर होता है, जो पार्टिकल होता है, उसकी भी डुअल नेचर होती है। जैसे मार्कर है, इसकी भी डुअल नेचर है, इसकी वेव नेचर भी है और इसकी पार्टिकल नेचर भी है। किसने कहा? डी ब्रोगली ने। इसने एक जस्ट हाइपोथेसिस दिया, थ्योरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। तो इसने कहा like radiations matter also exhibit dual nature। रेडिएशंस की तरह मैटर के पास भी डुअल नेचर होती है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उन्होंने कहा कोई भी हमारे पास मैटर हो, उसके पास डुअल नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। मैथमेटिकली इसने हमें बताया कि उनकी जो वेव लेंथ होती है वो इक्वल होती है h/p के। और यहाँ पर ये लैम्डा है, लैम्डा का मतलब है वेव लेंथ, h हमारे पास कांस्टेंट है प्लैंक का, p हमारे पास क्या है? मोमेंटम। अगर हम इसको ऐसे लिखें h/m/v लिख सकते हैं, क्योंकि p हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको हमेशा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। अब हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस पर एप्लीकेबल है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ये कहता है कि फाइंड द मास ऑफ फोटॉन when its lambda is equal to 3.6 एंगस्ट्रॉम। हमें कहता है कि एक फोटॉन है, फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो है 3.6 एंगस्ट्रॉम। आप हमें उसका मास बताएं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं h/m/v। हमें क्या चाहिए? मास। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? थोड़ा अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे? हमें मास चाहिए तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू h/λ × वेलोसिटी। ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन के जरिए हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू h का वैल्यू 6.626 × 10⁻³ जूल्स और लैम्डा हमारे पास क्या है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम देखें तो एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर के। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से। मगर वेलोसिटी तो हमें गिवन नहीं है ना, वेलोसिटी गिवन ही नहीं है। मगर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फोटॉन बोल रहा है, तो फोटॉन की वेलोसिटी मतलब लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम ये वेलोसिटी लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.135 × 10⁻29 जूल्स। तो ये हमारे पास
फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा सॉरी जॉल्स नहीं किलोग्राम, क्योंकि मास का यूनिट तो केजी होता है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले तरीके का क्वेश्चन था जिसमें हमने ये मालूम किया कि कैसे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हमसे पूछता है तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मास आ गया। अब मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाता हूँ और आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे इनके प्रॉब्लम्स हल किए जा सकते। और अब हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। हमें कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3.0 into 10 power minus 25 joules एंड अच्छा यहाँ पर हमें कहता है कि आप लैम्डा फाइंड करें। ठीक है, ये हमें काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड लैम्डा, हमें कहता है आप लैम्डा जो है वो फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p मतलब h अपॉन m इनटू v मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हमारे पास जो है मास भी गिवन नहीं है, वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। तो मास तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारे पास क्या होता है 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg। ये हमारे पास मतलब मास गिवन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है। अब हमें फाइंड करनी होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv²। अगर हम यहाँ पर ये हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम करेंगे रीअरेंज। तो 2 into k करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है स्क्वायर है। तो अपान में हम क्या करेंगे a मतलब मास करेंगे। ठीक है, 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इससे हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो 2 into वेलोसिटी का वैल्यू क्या है 3.0 into 10 पावर माइनस 25 जूल्स अपान में मास लिखेंगे 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 812 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम वेलोसिटी के वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m into v। तो h का वैल्यू 6.626 into 10 पावर माइनस 34 जूल्स अपान में मास का वैल्यू 9.11 into 10 पावर माइनस 31 kg और इनटू करेंगे हम वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 812 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8967। ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 10 पावर माइनस 10 से तो हमारे पास जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 896 और ये हमारे पास आ जाएगा नैनोमीटर में। किस में आ जाएगा हमारे पास नैनोमीटर में। तो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ गई। कैसे हमने फाइंड की, हमने ऐसे फाइंड की कि हमारे पास जो है क्या गिवन था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, हमने वेलोसिटी निकाली। कैसे हम वेलोसिटी निकाली काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से, उसको हमने उस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, हमें वेलोसिटी मिल गई। और इलेक्ट्रॉन बोल रहा था तो उसको मास तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, तो उसके वजह से उसके हिसाब से और उस इक्वेशंस को रीअरेंज करके हमने फाइनली वेवलेंथ निकाली है। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम था। और आपको मैं बता चलूं कि ये डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस भी लिमिट हो गया। क्यों लिमिट हुआ, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल थे उनकी वेवलेंथ बहुत कम आ रही थी। उनकी वेवलेंथ क्या आ रही थी, बहुत ही कम आ रही थी। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, ये मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम आ रही थी। मास बढ़ा रहा था, वेवलेंथ कम। ठीक है, मतलब उन पर एप्लीकेबल नहीं था। इसका हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उन पर ये एप्लीकेबल था।
और उससे ज़्यादा जो बड़े पार्टिकल थे उन पर एप्लीकेबल नहीं था। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, लिमिट हो गया। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।